नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। प्रदेश में सत्ता का संग्राम अब अपने आखिरी चरणों में है। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब इंतजार है 7 दिसंबर का, जब मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में ईवीएम का बटन दबाकर सियासी महारथियों की किस्मत तय करेंगे। इस सियासी संग्राम के तमाम पहलुओं और समीकरणों को बहुत ही बारीकी के साथ न्यूज 18 की टीम लगातार आप तक पहुंचा रही है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश की उन सीटों पर जिन पर सियासी पंडितों के साथ साथ आम लोगों की भी खास नजर है। झालरापाटन की जनता जनार्दन का आशीर्वाद पाकर 2 बार प्रदेश की कमान संभालने वाली वसुंधरा राजे के सामने इस बार मानवेंद्र सिंह की चुनौती है, जो वाजपेयी सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाल चुके जसवंत सिंह के बेटे हैं। इस तरह झालावाड़ जिला एक बार फिर राजस्थान के सत्ता संग्राम का बड़ा केंद्र बन गया है। 2003 से वसुंधरा राजे के नाम से पहचाने जाने वाली इस सीट के जातीय गणित पर नजर डालें तो यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, जिनकी संख्या करीब 45,000 है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के 30,000 और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 28,000 है, जबकि डांगी 30,000, पाटीदार 21,000, वैश्य 18,000, सौधिया 11,000 और गुजर 17,000 हैं। साथ ही राठौर तेली 15,000, राजपूत 14,000, धाकड़ 20,000 और अनुसूचित जनजाति के भी 5,000 वोटर्स हैं। झालरापाटन विधानसभा सीट के पिछले 3 चुनावी नतीजों की बात करें तो वसुंधरा राजे के सामने कोई टिकता दिखाई नहीं देता। लाख कोशिशों के बावजूद कांग्रेस सीएम राजे को यहां घेर नहीं पाई है। 2003 में वसुंधरा राजे ने कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की मां रमा पायलट को पटकनी दी और प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। वहीं 2008 में उन्होंने कांग्रेस के मोहनलाल राठौर को करारी शिकस्त दी। 2013 में कांग्रेस ने एक बार फिर कैंडिडेट बदला, लेकिन नतीजा जस का तस रहा। इस बार वसुंधरा राजे ने कांग्रेस की मीनाक्षी चंद्रावत को 60,000 मतों के भारी अंतर से मात दी। इसके साथ ही उन्होंने दूसरी बार प्रदेश की कमान भी संभाली। अब 5 साल बाद एक बार फिर झालरापाटन की लड़ाई पर नजर टिकी हुई है और देखना यह है कि वसुंधरा राजे के सामने अपने घर में मानवेंद्र सिंह कितनी बड़ी चुनौती साबित हो पाते हैं। न्यूज 18 के लिए झालरापाटन से सहयोगी मुकेश शाक्यवाल और तरुण शर्मा के साथ शाकिर अली की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक शहर, जो राजस्थान का लखनऊ भी कहलाता है। अदब का गुलशन, मीठे खरबूजों का चमन, हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन, नवाबों की नगरी टोंक। लेकिन इस बार टोंक की पहचान बदली है और इस पहचान को बदला है साल 2018 के विधानसभा चुनाव ने। पायलट की उड़ान होगी कामयाब या फिर यूनुस बदलेंगे टोंक का गणित। यूं देखा जाए तो टोंक के लिए न तो सचिन पायलट उसकी अपनी मिट्टी से उपजे नेता हैं और न ही यूनुस खान। सियासी मजबूरी ही समझिए, लेकिन अब टोंक में टक्कर दोनों के बीच है। पायलट के सामने अपने राजनीतिक वर्चस्व को जिंदा रखने का सवाल है तो यूनुस खान के सामने 200 सीटों में से मात्र एक अल्पसंख्यक पर जताए बीजेपी के विश्वास को बनाए रखना है। सचिन पायलट का असली इम्तिहान अब शुरू होता है, क्योंकि उन्हें अपनी सीट छोड़कर टोंक से आना पड़ा है। तो वहीं उन्हें इसी तरह से पैराशूट से उतारे गए सांसद उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन का हश्र भी याद रखना होगा, जिनकी जमानत जब्त हो गई थी। उधर यूनुस खान डीडवाना से लड़ते हैं, लेकिन आनन फानन में बीजेपी ने अजीत सिंह मेहता के नाम का ऐलान करने के बाद भी उन्हें हटाकर यूनुस खान को पायलट के सामने खड़ा कर दिया। टोंक में 2 लाख से ज्यादा मतदाता, 50 से 60,000 मुस्लिम मतदाता, दूसरे बड़े मतदाता दलित और गुर्जर। यहाँ मुस्लिम वोटर्स की है निर्णायक भूमिका।
पायलट और यूनुस खान की इस लड़ाई में टोंक का मजहबी गणित अहम है। टोंक की टक्कर इस बार जबरदस्त और दिलचस्प है। एक नजर टोंक के महारथियों पर। सचिन पायलट, टोंक से कांग्रेस उम्मीदवार। सचिन पायलट 2004 में दौसा और 2009 में अजमेर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। वो पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। राजस्थान के नक्शे पर टोंक को देखा जाए तो ये दौसा से करीब 120 और अजमेर से 190 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी अपने प्रभाव क्षेत्र का फायदा पायलट को मिल सकता है। जो बात उनके खिलाफ जाती है वो है परंपराओं का टूटना। बीते 46 साल में ये पहली बार हुआ है कि इस मुस्लिम बहुल सीट पर कांग्रेस ने किसी गैर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। परंपराओं का टूटना तो अच्छी बात होती है, लेकिन चुनावी परंपराएं जब टूटती हैं तो उम्मीदवारों के लिए अक्सर अच्छी खबर लेकर नहीं आती। एक और बात जिस पर ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है वो है टोंक विधानसभा सीट पर बीते 7 चुनावों के नतीजे। ये सीट कांग्रेस के लिए इस कदर असुरक्षित है कि 7 में से सिर्फ 2 बार उसे जीत मिली, 5 बार हार का सामना करना पड़ा है। यूनुस खान, टोंक से बीजेपी उम्मीदवार। वहीं यूनुस खान का समीकरण कुछ यूं समझा जा सकता है। यूनुस राजस्थान सरकार के कद्दावर मंत्री हैं। उनके पास PWD विभाग है। यूनुस को वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है। टोंक में पार्टी का उन्हें उतारना काफी कुछ कहता है। उनके अलावा सरकार में हबीबुर रहमान भी थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस में चले गए। यूनुस 200 उम्मीदवारों में बीजेपी के इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार हैं। पार्टी ने उन्हें दमदार समझकर टोंक में टांग तो दिया, लेकिन चुनौतियां कई हैं। टोंक से यूनुस का कोई सीधा वास्ता नहीं है। वो 2 बार डीडवाना से विधायक रहे हैं, 2003 और 2013 में। टोंक में BSP और एक निर्दलीय को मिला लिया जाए तो 3 मुस्लिम उम्मीदवार हो गए हैं। ऐसे में उनको कुछ नुकसान होना तय है। रामपाल जाट, टोंक से आप उम्मीदवार। टोंक सीट का एक राजनीतिक गणित और भी है। वो है बीजेपी के पूर्व महामंत्री रहे रामपाल जाट, जो किसानों की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हुए। बीजेपी छोड़ी और किसान महापंचायत की स्थापना कर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। गांव-गांव ढाड़ी-ढाड़ी किसानों से संपर्क करते रहे, किसानों की मांगों को लेकर आवाज उठाते रहे और कई बार गिरफ्तारियां भी दी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी धरने की राजनीति के साथ। जी हाँ, टोंक से ही। भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, जयपुर। सरदारपुरा विधानसभा सीट को अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है। साल 2013 में चली बीजेपी लहर में भी उन्होंने जीत का परचम लहराया और सरदारपुरा सीट के सरदार बने, जबकि जिले की सभी सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने यहां कई बार गहलोत को घेरने की कोशिश की, लेकिन अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। सरदारपुरा के जातीय गणित पर नजर डालें तो यहाँ करीब 2,27,141 मतदाता हैं, जिनमें राजपूत और रावणा राजपूत मतदाताओं की संख्या 42,000 है। इसके अलावा माली जाति के मतदाताओं की संख्या 40,000 और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30,000 है। वहीं सर्व ब्राह्मण 10,000 और SC/ST के मतदाताओं की संख्या 20,000 है, जबकि अन्य जातियों के मतदाताओं की संख्या करीब 20,000 है। सरदारपुरा के चुनावी नतीजों की बात करें तो 1999 के उपचुनाव में जीत के साथ ही ये सीट अशोक गहलोत के नाम की होकर रह गई है। 1999 के उपचुनाव में अशोक गहलोत ने बीजेपी के मेघराज लोहिया को 49,280 मतों के अंतर से पराजित किया था। गहलोत को 69,856 वोट मिले, जबकि लोहिया को 20,576 मत मिले थे। 2003 में प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता तो नहीं रही, लेकिन अशोक गहलोत सरदारपुरा के सरदार बने रहे। इस बार उन्होंने 2003 में बीजेपी के महेंद्र झापक को 18,991 मतों से मात दी। गहलोत को 58,509 वोट मिले तो महेंद्र झापक को 39,518 वोट मिले। 2008 में गहलोत ने जीत की हैट्रिक लगाई और बीजेपी के राजेंद्र गहलोत को 15,340 वोटों से शिकस्त देकर दूसरी बार प्रदेश की कमान संभाली। इस बार अशोक गहलोत को 55,516 वोट और बीजेपी के राजेंद्र गहलोत को 40,176 वोट मिले।
2013 में भी बीजेपी ने कैंडिडेट बदला, लेकिन गहलोत के गढ़ को भेद नहीं पाए। अशोक गहलोत ने बीजेपी के शंभू सिंह खेतासर को 18,478 वोट से पराजित कर दिया। अशोक गहलोत को 77,835 वोट मिले, जबकि शंभू सिंह खेतासर को 59,357 वोट मिले। अब 5 साल बाद फिर सरदारपुरा का चुनावी रण सज चुका है और जीत का चौका लगा चुके कांग्रेस के अशोक गहलोत जीत का पंजा लगाने के लिए ताल ठोक चुके हैं। वहीं बीजेपी ने इस बार भी शंभू सिंह खेतासर पर भरोसा जताया है। अब देखना है कि इस बार सरदारपुरा विधानसभा सीट का सियासी सरदार कौन बनता है। न्यूज़ 18 के लिए सरदारपुरा से ललित सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान में मेवाड़ की राजनीति का मुख्य केंद्र माने जाने वाले राज्य फीसदी अनुसूचित जाति और 19.85 अनुसूचित जनजाति हैं। 2017 की वोटर लिस्ट के अनुसार नाथद्वारा में 2,10,897 मतदाता और 241 पोलिंग स्टेशन हैं। साल 2013 के विधानसभा चुनावों में 79.35% मतदान हुआ था, जिसमें से 50.68% वोट बीजेपी और 42.92% वोट कांग्रेस को मिले थे। सीपी जोशी की परंपरागत सीट मानी जाने वाली नाथद्वारा विधानसभा में साल 2013 के चुनावों के दौरान कांग्रेस लगातार दूसरी बार चुनाव हारी। हालांकि इस बार डॉक्टर जोशी राजस्थान में कांग्रेस की प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं और भीलवाड़ा से सांसद के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस की तरफ से जोशी के खास देवकी नंदन गुर्जर को टिकट दिया गया। सत्ता विरोधी लहर में कांग्रेस को इस बार फिर से हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी के कल्याण सिंह चौहान लगातार दूसरी बार विधायक बने। 2013 के चुनावों में बीजेपी को 81,450 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 68,978 वोट मिले थे। राजस्थान की राजनीति में 2008 के चुनावों में नाथद्वारा सीट पर सबसे दिलचस्प लड़ाई देखने को मिली, जब कांग्रेस के कद्दावर नेता और लगातार 2 बार से इस सीट से विधायक डॉक्टर सीपी जोशी महज 1 वोट से चुनाव हार गए। डॉक्टर जोशी को बीजेपी के कल्याण सिंह चौहान से हार का सामना करना पड़ा। 2008 में बीजेपी के कल्याण सिंह चौहान को 62,216 और कांग्रेस से डॉक्टर सीपी जोशी को 62,215 वोट मिले थे। ये सीट कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी को 1 वोट से हराने वाली इस सीट पर उन्हीं के एक शिष्य कल्याण सिंह चौहान ने लगातार 2 बार कब्जा जमाया है, जिसमें एक बार डॉक्टर जोशी और एक बार कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर को हार का सामना करना पड़ा। वहीं विधायक कल्याण सिंह चौहान के निधन के बाद बीजेपी के कई कार्यकर्ता टिकट की दावेदारी जता रहे थे, लेकिन पार्टी ने कुछ दिन पूर्व कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कोठारिया राज परिवार के सदस्य महेश प्रताप सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है। नाथद्वारा सीट पर ब्राह्मण, राजपूत और गुर्जर बहुल हैं। ये सीट बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए काफी अहम बन गई है। सबकी निगाहें इस सीट पर हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नाथद्वारा से अभिषेक आड़ा की रिपोर्ट। उदयपुर विधानसभा सीट प्रदेश की सियासत में हमेशा से अहम भूमिका निभाती आई है। यहां की जनता जनार्दन का आशीर्वाद पाकर मोहनलाल सुखाड़िया ने 3 बार प्रदेश की कमान संभाली और 17 साल तक प्रदेश के सीएम रहे। तो फिलहाल इस सीट से ही विधायक गुलाब चंद कटारिया प्रदेश के गृह मंत्री हैं। उदयपुर के जातीय आंकड़ों की बात करें तो यहां जैन वोटर्स की संख्या करीब 45,000 और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 40,000 है। इसके अलावा मुस्लिम और बोहरा मतदाताओं की संख्या 32,000, राजपूत वोटर्स 10,000 और ओबीसी वोटर्स करीब 40,000 हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति के 20,000, अनुसूचित जाति के 15,000। उदयपुर विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो 1952 से 1967 तक उदयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का एक तरफा राज रहा। मोहनलाल सुखाड़िया ने जनता का भरोसा जीतते हुए लगातार 4 बार जीत हासिल की, लेकिन 1972 में जनसंघ के भानु कुमार शास्त्री कांग्रेस का ये किला फतह कर लिया। हालांकि 1985 में गिरिजा व्यास ने एक बार फिर कांग्रेस की वापसी करवाई, लेकिन 1990 से लेकर 2013 तक हुए चुनाव में सिर्फ
1998 को छोड़कर उदयपुर के सियासी झील में सिर्फ कमल ही खिला। पिछले 3 चुनावों की बात करें तो बीजेपी के दिग्गज गुलाब चंद कटारिया के सामने कोई टिक नहीं पाया है। 2003 में उन्होंने कांग्रेस के त्रिलोक पूर्बिया को 8,226 मतों से मात दी। गुलाब चंद कटारिया को 44,968 वोट मिले। 2008 में एक बार फिर गुलाब चंद कटारिया और त्रिलोक पूर्बिया के बीच ही भिड़ंत हुई और फिर बाजी मारी गुलाब चंद कटारिया ने। उन्होंने पूर्बिया को 24,509 वोट से हरा दिया। गुलाब चंद कटारिया को 65,707 वोट मिले तो त्रिलोक पूर्बिया को 41,197 वोट मिले। 2013 में कांग्रेस ने कैंडिडेट तो बदल डाला लेकिन परिणाम बदलने में नाकाम रही और इस बार गुलाब चंद कटारिया के हाथों 24,608 मतों से मात खा गए कांग्रेस के दिनेश श्रीमाली। गुलाब चंद कटारिया को 78,446 वोट मिले तो दिनेश श्रीमाली को 53,838 वोट मिले। उदयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सतीश शर्मा के साथ कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। बीकानेर से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर बसा है नोखा। महाराजा गंगा सिंह के बसाए नोखा में सभी आधुनिक सुविधाएं आपको नजर आएंगी। वहीं मोठ की दाल के लिए नोखा प्रसिद्ध है। नोखा की पहचान है देशनोक का विश्व प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर। इस मंदिर में पूरी दुनिया से लोग पहुंचते हैं। यहाँ हजारों चूहे विचरण करते रहते हैं जिनको काबा भी कहा जाता है। नोखा सीट इस बार प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बेहद ही हॉट मानी जा रही है क्योंकि सीट से नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार रामेश्वर डूडी बीकानेर के सांसद भी रह चुके हैं और इस बार नोखा विधानसभा सीट पर उन्हें चुनौती दे रहे हैं बीजेपी के बिहारी लाल विश्नोई। बिहारी लाल विश्नोई का भी ये तीसरा चुनाव है। विश्नोई अपना पहला चुनाव डूडी से हारे थे जबकि दूसरी बार भी कांग्रेस के कन्हैया लाल झंवर से मात खा गए। बिहारी लाल विश्नोई को जुझारू नेता माना जाता है और नोखा में बीजेपी को खड़ा करने का श्रेय भी बिहारी लाल को ही जाता है। बिहारी लाल विश्नोई पहले पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और सीएम वसुंधरा राजे की सुरक्षा में भी रह चुके हैं। नोखा के चुनाव में जातिगत समीकरण भी जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा जाट वोटर्स हैं जबकि दूसरे नंबर पर विश्नोई मतदाताओं की संख्या है। कुल मिलाकर नोखा में इस बार बेहद ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। अब देखना है कि किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधता है। कैमरामैन यासीन के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 नोखा। तो देखा आपने कि मरुधरा के महासंग्राम में किन किन दिग्गजों की साख दांव पर है। अब किसके सितारे बुलंदी पर होंगे और किसके गर्दिश में, ये 11 दिसंबर को सामने आएगा। लेकिन उससे पहले 7 दिसंबर को पूरे उत्साह के साथ आप भी लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होकर मतदान करें और प्रदेश की नई सरकार चुनने में भागीदार बने। नमस्कार।